नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, क्रैश कोर्स की आज हमारी 18वीं क्लास होगी और हमारी यूनिट नंबर 7 चल रही है। और यूनिट नंबर 7 के तहत हम आपको इंडियन इकोनॉमी का आज पार्ट 2 लेकर आए। ठीक है साथियों, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। साथियों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे गरीबी की, यानी कि पॉवर्टी। अब साथियों, अगर आप व्यावहारिक रूप से देखें तो हमारे देश में अधिकतम जो जनसंख्या है वो गरीब है। ठीक है, क्योंकि अपना देश जो है ना वो गांव का देश है और गांव में अधिकतर जो जनसंख्या होती है वो गरीब होती है। ये तो हमारा साधारण बोलचाल में हो गया। ठीक है, लेकिन एक अर्थशास्त्र के तौर पर इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, मतलब हम अर्थशास्त्र के तौर पर किस व्यक्ति को गरीब व्यक्ति की श्रेणी में रखेंगे, उस बात की बात करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसके पास मतलब गाड़ी, बंगला, कार, मतलब कार या गाड़ी एक ही बात है, पैसा, संपत्ति, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत ज़्यादा रिच, यानी वेरी रिच व्यक्ति, बहुत अमीर। ठीक है, अब एक व्यक्ति होता है जो मतलब जिसके पास ये भी चीज़ होती है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन इससे कम होता है। बंगला नहीं होता है, सिंपल इसकी जगह क्या होगा, घर। ठीक है, और संपत्ति के नाम पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ घर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिडिल। ठीक है, मिडिल। फिर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गरीब की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब ये जो गरीब व्यक्ति है ना, ये अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को, जो बुनियादी आवश्यकता होती है, बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, पूरा नहीं कर पाता है। तो जो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। ठीक है साथियों, अब अपने जो योजना आयोग है, अपने देश का योजना आयोग, इसने गरीब की परिभाषा दी है। ठीक है, गरीब की परिभाषा दी है। अब जो योजना आयोग है, अब जैसे कि मान लो ऐसा थोड़ी है कि गरीब जो है केवल गांव में रहते हूँ, शहर में भी कुछ लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन, अगर 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से उसे कैलोरी नहीं मिल पा रही है, मतलब इससे कम मिल पा रही है, तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वहीं इस शहर के मामले में था, शहरी क्षेत्र के लिए ये जो आंकड़ा है वो 2100 कैलोरी है। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति शहर में निवास करता है और उसे 2100 कैलोरी प्रतिदिन अगर नहीं मिल पाती हैं, तो वह कहाँ जाएगा,
वह गरीब की श्रेणी में चला जाएगा, यानी वह गरीबी रेखा से नीचे चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये वाली जो बात है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी तोड़ फोड़ कर जो एग्जामिनर है ना, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और गरीब की डेफिनेशन भी आ सकती है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग यहाँ तक तो मतलब अगर इसकी श्रेणी से भी नीचे हैं, मतलब इतना भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या आते हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे गरीबी से संबंधित जो है ना कुछ सम्मतियां आई थी उनके बारे में। गरीबी से संबंधित समितियां। और साथियों, ये जो समितियां हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सुमेलित वाले क्वेश्चनों में अक्सर कोई ना कोई समिति हमसे पूछ ली जाती है। ठीक है, जब मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी की क्लास कराई थी कल, पार्ट फर्स्ट, तो मैंने वहां पर कुछ वो बताई थी आपको, कुछ समितियां बताई थी। उन समितियों को, जो कर से संबंधित समितियां थी, उन समितियों को भी आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और ये जो समितियां हैं गरीबी रेखा से संबंधित, ये समितियां भी पूछ ली जाती हैं। तो एक समिति है जिसका नाम है DR गार्डिगल समिति। DR गार्डिगल समिति पूछ लिया जाता है कि DR गार्डिगल समिति किससे संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी ये साथियों, गरीबी से संबंधित थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी हम बात करेंगे तेंदुलकर समिति। ठीक है, ये खूब आती है एग्जाम, कई बार रिपीट हो चुकी है। तेंदुलकर समिति, और तेंदुलकर जो समिति थी ये साथियों 2004 में गठित हुई थी। 2004 में गठित हुई थी। ठीक है, और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को, रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, ये भी आप याद रखें। तो ये भी किससे संबंधित थी, तेंदुलकर समिति, ये भी हमारी जो गरीबी से संबंधित थी। ठीक है, एक समिति और है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति भी हमारी किससे संबंधित थी, ये 2012 में गठित हुई थी। ठीक है, 2012 में गठित हुई थी, और 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, 2014 में रिपोर्ट सौंपी। तो ये 3 समितियां याद रखें आप, ये हमारी गरीबी से संबंधित थी। ठीक है, तो आगे हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है बेरोजगारी, जो हमारे देश की आप सभी को पता है बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब असल में बेरोजगारी होती क्या है, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये राम है, ठीक है। अब राम जो है काम करने का इच्छुक है, ठीक है, ये काम करने का इच्छुक है, ठीक है, और इसे क्या है, इसे काम नहीं मिल रहा है, इसे काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है।
तब ये जो राम है ना, राम, ये राम क्या कहलाएगा, ये अनएम्प्लॉय कहलाएगा, यानी कि बेरोजगार कहलाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और होती है कि जैसे मान लो इसे काम मिल गया, ठीक है, लेकिन जो काम मिला है ना, जिसकी मान लो इसकी योग्यता है, ये योग्य भी है काम करने के, और ये इच्छुक भी है, इच्छित है काम करने के, इच्छुक भी है, ठीक है, और योग्य भी है। लेकिन क्या है ना कि इसकी योग्यता तो है मान लो 500 रुपये रोज की, 500 पर डे की इसकी योग्यता जो है, लेकिन इसको क्या है 100 रुपये पर डे काम मिला, ठीक है, तब भी ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, इस कंडीशन में नहीं, ये बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है, ये वाली भी कंडीशन बेरोजगार की कहलाती है, ठीक है। अब इसमें एक और होता है कि जैसे मान लो ये व्यक्ति जो है इच्छुक भी है और इसके पास जो है एजुकेशन भी है, लेकिन इसके लिए कौशल कुछ नहीं आता है, ठीक है, कौशल कुछ नहीं आता है, तब भी ये क्या होगा, ये बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है। तो अभी जो जून 2022 में एक करंट बता देता हूँ। वैसे करंट की क्लास जो हमारी होगी, वो करंट की क्लास हमारी की पॉइंट के अंतर्गत एक क्लास में लेकर आऊँगा स्पेशल, एक पेपर फर्स्ट की और एक पेपर सेकंड की। वहाँ आपको जितना भी करंट पेपर फर्स्ट का बनेगा और जितना भी करंट पेपर सेकंड का बनेगा वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो जो जून 2022 की बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर, ये हमारी 7.8 है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेरोजगारी के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है साथियों। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है साथियों। तो इसके बारे में बात करेंगे हम। अब बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रीय बेरोजगारी के बारे में। चक्रीय बेरोजगारी के बारे में, यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है साथियों, तो जैसे कि मान लो जब मांग में कमी आती है, क्या आती है, मांग में कमी आती है, ठीक है। जैसे कि मान लो डिमांड में क्या हुआ, डिमांड में डिक्रीज हुआ, डिमांड क्या होगी हमारी कम हो गई। तो सीधी सी बात है कि जब डिमांड में कमी आएगी, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब डिमांड में कमी आएगी मार्केट में तो इस वाली कंडीशन को हम बोलेंगे मंदी, ठीक है। तो मंदी की वजह से मतलब क्या हुआ कि मंदी की वजह से कुछ लोग ना बेरोजगार हो जाते हैं। क्यों क्यों जैसे कि मान लो आज एक कंपनी है, एक फर्म है, ठीक है, फर्म एक, ये क्या कर रही है कि मान लो 100 मोबाइल पर डे बना रही है, ठीक है, 100 मोबाइल पर डे बना रही है, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है। और इसका जो 100 मोबाइल पर डे बना रही है, और मतलब 100 मोबाइल पर डे के हिसाब से जो डिमांड है ना इसकी वो पूरी बैठ जाती है, फिक्स बैठ जाती है। अब क्या हुआ अगले दिन कि मार्केट में कमी आ गई, ठीक है, मतलब इसकी डिमांड जो थी, मोबाइल की जो डिमांड थी उसमें कमी आ गई। अब जब इस डिमांड में कमी आ जाएगी तो मान लो कि अब 80 फ़ोन बन रहे हैं, केवल 80 फ़ोनों की बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब 80 फ़ोन से ही, 80 मोबाइल बनाने से ही हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है, ठीक है।
तो 20 मोबाइल जो व्यक्ति बना रहे थे, ठीक है, ये व्यक्ति क्या हो जाएंगे, ये व्यक्ति फर्म को निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि वरना फर्म की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, उसको नुकसान हो जाएगा। तो जो 20 व्यक्ति निकल जाएंगे, ये साथियों क्या होंगे, ये 20 व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब डिमांड में कमी यानी मांग में कमी, इसको हम बोलते हैं मंदी, इसकी वजह से अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आती है तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे, संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में। संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है साथियों, अब जो हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, ये क्या होती है। अब जैसे कि मान लो एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है, मान लो ये जो फर्म है ना, वो दवा की फर्म है, ठीक है, दवा की फर्म है। अब क्या हुआ कि ये मान लो पिछले 20 साल से जो है सेवा में थी, 20 साल से उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही थी, ठीक है, दवा की फर्म। अब क्या हुआ कि 20 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, तो 20 साल में इस फर्म ने अपनी तकनीकी को चेंज किया। किसको चेंज किया, तकनीकी को, यानी कि टेक्नोलॉजी को चेंज किया। जब टेक्नोलॉजी को कोई फर्म चेंज करती है तो क्या होता है, उसकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसने टेक्नोलॉजी को चेंज किया। अब इस जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नई तकनीकी आई है, इसको क्या होगा, क्या जो फर्म में पहले से काम कर रहे थे व्यक्ति या श्रमिक, वो इसको कुछ उनमें से कुछ श्रमिक ऐसे होंगे कि जो उसको नहीं चला सकते, ठीक है, श्रमिक उस मान लो कोई यंत्र है, कुछ भी है, तो उसको नहीं चला सकते। तो अब क्या वो कंपनी उनको बैठने की तनख्वाह देगी, उनको फ्री की तनख्वाह थोड़ी देगी महीने की। तो क्या करेगी कंपनी, ये जो श्रमिक है ना, ये किसी काम के नहीं रहेंगे कंपनी के लिए, ठीक है। तो इन कंपनियों को, इन श्रमिकों को जो फर्म है ना, वो क्या कर देगी, बाहर का रास्ता दिखा देगी कि भाई आप अब बाहर जाओ, आपका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसकी मतलब तकनीकी की वजह से जो श्रमिक बेरोजगार होते हैं, ठीक है, मतलब नई तकनीकी जब आ जाती है किसी फर्म में, तो जब इसकी वजह से जो श्रमिक बेरोजगार होते हैं, तो इस वाली बेरोजगारी को क्या बोलते हैं साथियों, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों को ना, इन श्रमिकों को नई तकनीक का ज्ञान ही नहीं होता है, तो जब इन्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो फर्म उन्हें क्यों रखेगी काम पर, नए बंदे रखेगी ना, नए श्रम को ढूंढेगी वो, ठीक है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी हम बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नंबर 3, और नंबर 3 में हमारी है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लो ये सबसे जो ज़्यादा पाई जाती है ना, वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे कि मान लो अभी
फसल का टाइम है, ठीक है। जैसे मान लो फसल, और वो भी किसका टाइम है कि फसल को काटने का या बोने का टाइम है, ठीक है। तो जब ये वाला टाइम होता है ना मतलब फसल को काटने का या बोने का, तो फसल में क्या होता है, फसल में श्रमिक की जरूरत पड़ती है, श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे ये फसल कट गई और बो गई, तो जो श्रमिकों की जरूरत पड़ी ना, वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हम क्या कहते हैं कि काम थोड़े समय के लिए केवल, ठीक है। और जैसे ही मान लो इसका समय निकला, मौसम चेंज हुआ, फसल का टाइम, काटने का टाइम निकल गया या बोने का टाइम निकल गया, फिर ये जो लोग होते हैं ना, जो श्रमिक होते हैं, ये लोग कैसे हो जाते हैं, ये लोग ना बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मौसमी बेरोजगारी है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ चीज़ें और शामिल होती हैं, जैसे कि मान लो कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है, कुल्लू मनाली या नैनीताल, या फिर जो पर्यटन एरिया है, तो इन पर्यटन एरियो में क्या होता है ना, इन पर्यटन क्षेत्रों में एक निश्चित टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय होता है। उस समय ही लोग क्या करते हैं, उस समय ही लोग यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ जाते हैं घूमने। तो जब ये लोग मान लो इन जगह घूमने जाते हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं उनको उस समय क्या होता है, रोजगार मुहैया हो जाता है, ठीक है, यानी उन्हें रोजगार मिल जाता है, वो कमाई कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो समय गुजरा, मतलब जो जो भी इनका टाइम होता है जाने का, वो समय गुजरा, फिर ये लोग कैसे हो जाते हैं, फिर ये लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। तो मान लो उस एरिया में जितना भी बिजनेस होगा इससे रिलेटेड, चाहे वो होटल हो या फिर कुछ भी हो, वो सारे लोग मतलब क्या होंगे, एक मौसम में तो उन्हें अच्छी खासी आमदनी होगी, लेकिन जब वो समय निकल जाएगा, जब वो मौसम निकल जाएगा, फिर उन्हें आमदनी नहीं होगी। तो इस प्रकार की अगर बेरोजगारी पाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक है साथियों। आगे हम बात करेंगे नंबर 4, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है, और इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये क्या होता है साथियों, अब जैसे मान लो ये फर्म ए है, ठीक है, एक फर्म है, यहाँ मान लो राम नाम का एक व्यक्ति क्या करता है, काम करता है, ठीक है, श्रमिक है ये, ठीक है, ये श्रमिक है, ठीक है। तो जब ये श्रमिक है यहाँ, और मान लो ये श्रमिक है राम, अब इसको मान लो कि यहाँ पर 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, मतलब काम करने के इसे पर मंथ कितना मिल रहा है, 10,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब इसने क्या सोचा कि यार ये रुपए तो मेरे जो है बहुत कम है, मतलब मेरा काम नहीं चल रहा है, तो क्यों ना हम किसी दूसरी कंपनी में ट्राई करें, ठीक है, क्यों ना हम किसी दूसरी फर्म में ट्राई करें, ठीक है। अब ये फर्म नंबर 2 में जाएगा जॉब करने के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये फर्म मतलब यहाँ से इसने जॉब छोड़ी और यहाँ की तुरंत काम पर लग जाएगा, इसको तुरंत काम पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मान लो अगर वहाँ जगह नहीं हो या फिर और कोई भी कारण हो सकता है, या फिर जरूरी थोड़ी है कि इसे फर्म नंबर 2 में ही काम मिल जाए, इसे फर्म 2 में काम ना मिले, फर्म 3 में जाना पड़े, या फिर और आगे फर्म नंबर 4 में जाना पड़े, ठीक है। ये अप्लाई करे, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करे, मतलब वैकेंसी निकले उसमें अप्लाई करे, उसमें जो है कुछ उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें टाइम लगे। तो
जो बंदा फर्म 1 से निकला राम, ठीक है, और जब तक उसे अगली जॉब नहीं मिल गई, जब तक उसे अगली नौकरी नहीं मिल जाती, अगली नौकरी नहीं मिल जाती, इसके बीच में कुछ समय लगता है, ठीक है। तो जो राम है ना, राम जो इस वाले समय फ्री रहा है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। मतलब ये राम जो है एक कंपनी में जॉब करता है, मान लो एक फर्म में जॉब करता है, अब इसे अपनी जॉब चेंज करनी है और ये दूसरी जगह जॉब चेंज जब जॉब करने जाएगा तो इसको दूसरी जगह एकदम जॉब नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि जाते ही मन लग गया, ठीक है, इसको दूसरी जगह जॉब लेने में कुछ समय लगेगा, और जो समय लगेगा उसे मान लो इंटरव्यू देने जाएगा या फिर 1-2 दिन का टाइम मिलेगा बीच में, जो फ्री रहेगा, यानी जो फ्री रहेगा ना, यहाँ से जॉब छोड़ी और दूसरी जगह जॉब पकड़ी, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, इसमें ये क्या रहेगा, इसमें ये अनएम्प्लॉय हो जाएगा, मतलब इसको कहीं काम नहीं रहेगा, ये बेरोजगार हो जाएगा। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को साथियों घर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में, और ये नंबर हमारा 5, ठीक है साथियों। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारी क्या होती है, तो जैसे कि आपने देखा होगा सबसे अधिक जो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। अब जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ना, इसे हम एक नाम से और जाते हैं, छिपी बेरोजगारी, ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ही बात है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में कृषि कार्य अधिक होता है, ठीक है, तो जहां मान लो एक व्यक्ति से काम चल जाए, मान लो एक व्यक्ति से काम चल जाए, मतलब जो कृषि कार्य है ना, कृषि कार्य ये सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है, एक व्यक्ति की जगह उसमें 5 व्यक्ति लगे पड़े हैं। देखा होगा आपने कि थोड़ी सी जमीन होती है और उस जमीन पर जो है कई सारे लोग काम करने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है। और वो मान लो कभी शाम को 1 घंटा काम कर लिया, कभी सुबह को 1 घंटा काम कर लिया, इस प्रकार से वो 5 व्यक्ति उस भूमि में लगे रहते हैं, छोटी सी भूमि में, ठीक है, छोटी सी भूमि में। तो इससे क्या होता है, क्या इससे जैसे मान लो एक व्यक्ति, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको पीछे अभी, कौन सी वाली उसमें दिया था, चक्री बेरोजगारी दिया था शायद, ठीक है। उसमें क्या था, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति 500 रुपये कमा सकता है, ठीक है, एक व्यक्ति 500 रुपये कमा सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ कि एक व्यक्ति 500 रुपये कमा सकता है, अब मान लो कि एक बीघा खेत है, ठीक है, एक बीघा खेत है और इसको क्या करना है, इसको मान लो कुदाल से खोदना है, ठीक है, कुदाल से खोदना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो इस एक बीघा को कुदाल से खोदने के लिए आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक व्यक्ति मान लो कि ये 2 दिन में खोद देगा, 2 दिन में खोद देगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि जल्दी खोदने के चक्कर से उस या फिर काम को जल्दी करने के चक्कर से क्या हुआ ना कि इसे 4 लोग करने लगे इस काम को। तो जब इस काम को 4 लोग करने लगे तो कितने रुपए मिलेंगे, 250 रुपये, जबकि व्यक्ति कमा कितने सकता है एक दिन में, 500 रुपये। तो ये जो इसमें अधिक जो व्यक्ति लगे हुए हैं ना, मतलब काम तो केवल एक बंदा कर सकता है, सिर्फ एक सिर में कर सकता है, सिर्फ एक सिर में कर सकता है। लेकिन इस एक श्रमिक की जगह ना, इस एक श्रमिक की जगह वहां पर बहुत सारे श्रमिक लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे श्रमिक काम पर लगे हुए हैं। तो अब इनको क्या, जो इनकी औसत मजदूरी होगी
जो औसत इनकी मजदूरी होगी वो क्या उन्हें मिलेगी? औसत मजदूरी नहीं मिलेगी। जैसे कि यही एग्जाम्पल में ये 1,000 रुपये दिए थे, 1 बीघे जमीन थी, 2 दिन कार्य में लग रहे थे। अगर एक व्यक्ति करता तो उसे औसत मजदूरी मिल जाती, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं यहाँ पर? 4 लोग कर रहे हैं। तो क्या इनकी औसत मजदूरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि 250 रुपये तो कम हो गए ना फिर बहुत। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रचंड बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे बेरोजगार के प्रकार हो गए। आगे एक बड़ा ही फेमस नियम है जो कई बार पूछा जा चुका है और इसके पेपर में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। और इस लॉ को हम बोलते हैं ओकुन का नियम। सुना होगा आप सभी ने, ओकुन का नियम। अब जो ओकुन का नियम है, ये ओकुन नहीं दिया था, ठीक है, ओकुन भाई साहब नहीं दिया था, सॉरी भाई साहब नहीं, अर्थशास्त्री, ठीक है, ओकुन सिला। अब इनका जो लॉ है ना, ये किसके बारे में बात करता है? ये विकास दर के बारे में बात करता है, विकास दर के बारे में बात करता है। और भाई साहब ये दूसरा जो बात करता है ना, ये विकास दर के साथ साथ बेरोजगारी की दर की बात करता है, बेरोजगारी की दर, या फिर हम बेरोजगारी दर बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे विकास दर बोला है तो इसे बेरोजगारी दर बोल देते हैं। ठीक है, बेरोजगारी की दर के बारे में। और इन दोनों में ये क्या बताता है? इन दोनों में विपरीत संबंध बताता है। ठीक है, कैसा? विपरीत संबंध बताता है, विपरीत संबंध बताता है। ठीक है, जैसे कि आपने फिलिप्स कर्व पढ़ा होगा, फिलिप्स कर्व, ठीक है, फिलिप्स कर्व, फिलिप्स कर्व क्या बताता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या बताता है? विपरीत संबंध बताता है। ठीक है, वैसे ही ओकुन का नियम जो है ना, ओकुन का नियम, ये ओकुन का नियम विकास दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध को बताता है। और ये कहता है कि अगर अगर किसी देश की जीडीपी जो है ना, जीडीपी अगर 3% बढ़ी, ठीक है, जीडीपी अगर 3% बढ़ी, तो जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या होगी? 1% कम हो जाएगी, 1% कम हो जाएगी, अगर 3% ये बढ़ी है तो। वहीं अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर बेरोजगारी की दर, बेरोजगारी की दर कितनी कितनी बढ़ रही है? बेरोजगारी की दर 1% बढ़ गई, ठीक है, 1% बेरोजगारी बढ़ गई, तो जीडीपी कितनी घटेगी? जीडीपी कितनी घट जाएगी? ये 3% घट जाएगी। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के ना विपरीत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें, और ये बहुत ही मोस्ट थ्योरी है, ठीक है, लॉ है, इसको आप याद रखें। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा और, असमानता, असमानता, ठीक है, असमानता मतलब इनइक्वालिटी। ये क्या होता है साथियों? अब जैसे कि मान लो अपने देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? असमानता की है। अब इस असमानता में सबसे मेन रूप से क्या आता है? आय वितरण में असमानता पाई जाती है अपने यहाँ, क्योंकि अपना देश इतना गरीब नहीं है, ठीक है, जितने यहाँ के लोग गरीब हैं उतना गरीब नहीं है। बट क्यों है गरीब? क्योंकि हमारे यहाँ का जो पैसा है ना, पैसा वो चंद लोगों की मुट्ठी में इकट्ठा हो गया है, चंद लोगों की मुट्ठी में इकट्ठा हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने जो आय वितरण है ना वो असमान है। ठीक है, आय वितरण असमान है, तो इसी को असमानता बोलते हैं। अब ये स्वास्थ्य में भी हो सकती है, शिक्षा में भी हो सकती है, और घरेलू विशेषताओं में भी हो सकती है। तो इन चीज़ों में असमानता पाई जाती है, लेकिन इन सबका मेन कारण क्या है ना,
कि आय वितरण की असमानता। ठीक है, आय वितरण, अगर आय समान होगी तो मैं स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू सारी चीजें सही होंगी। और जब आय वितरण में ही असमानता है तो हम इन चीजों को नहीं सुधार सकते। मतलब इसकी हम कह सकते हैं ना, इसकी शुरुआत ना, इसकी जड़ जो है यहाँ पर है। ठीक है, आगे एक बड़ा ही फेमस एक्ट है जहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और हो सकता है आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। बाकी इसमें जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो हम की पॉइंट की मदद से सब कुछ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस एक्ट है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। बजट प्रबंधन, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो सबसे पहले उस समय बात 2000 की है। ठीक है, सन 2000 की, हमारे यहाँ वाजपेयी सरकार थी। ठीक है, तो ये वाजपेयी सरकार को इस एक्ट को लाने का श्रेय जाता है। और ये FRBM एक्ट 2003 में आया था। ठीक है, 2003 में। ठीक है, लेकिन जो FRBM है ना, इसको संसद में 2000 में ही पेश किया गया था। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ? 2003 में। अब बात कर लेते हैं, 2003 में पारित हुआ था ये। ठीक है, अब इसका काम क्या था? इसका काम था कि जो हमारी राजकोषीय घाटा होता है, कौन सा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, और दूसरा होता है राजस्व घाटा, जो कि कहाँ से आता है? बजट से। ठीक है, राजस्व घाटा, इन दोनों की दर को स्थिर रखना। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी देश की राजकोषीय घाटा दर और राजस्व घाटा अगर ये स्थिर हैं तो उस देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है या आर्थिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी देश की राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा में मतलब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो एक सारणी है यहाँ, उस सारणी को हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा। ठीक है, और दूसरी जो हमारी लाइन है यहाँ हम लिखेंगे रेवेन्यू घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी डेफिसिट, और इसको हम बोलते हैं राजस्व घाटा।
राजस्व घाटा। ठीक है, ये दो चीज होती है, ये हमारा खाली रहेगा। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअल, यानी कि वास्तविक, ये रिवाइज्ड और ये बजटेड। ठीक है, तो ये हमारा है 2019। यहाँ से आपसे केवल ये दर पूछेगा। ठीक है, तो आप केवल दर याद रखें और इसे याद रख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद 2 सालों से, शायद कई साल पहले आया था, तो हो सकता है कि रिपीट कर दे। ये शायद पिछले साल आया था, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, तो इसको आप थोड़ा देख लें, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ये 4.6%, ये 9.5% और ये 6.8%। तो इन तीनों ईयर में से ये आपसे दर पूछ सकता है कि राजकोषीय घाटा की क्या दर थी और राजस्व घाटा की क्या दर थी। ठीक है, 3.3%, 7.5% और ये 5.1%। ठीक है, तो इन दरों को याद रखें आप। देखिए, जो राजस्व घाटा था ये 2019 में कितना कितना था, और जो राजकोषीय घाटा था ये 2019-20, 19-20 और 20-21 और 21-22 में कितना कितना था। तो इनको आप बहुत मैंडेटरी याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बड़ा ही फेमस क्वेश्चन जो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। भारत में जोतों का आकार, जोतों का आकार। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, और नंबर जो 1 हमारा होगा, नंबर 1 सीमांत जोत। ठीक है, सीमांत जोत, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। ठीक है, सीमांत जोत। और नंबर 2 जो हमारा होता है लघु जोत, और नंबर 3 हमारा होता है वृहद जोत। ठीक है, अब आकार में सबसे बड़ा ये होता है, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये। ठीक है, तो जो सीमांत जोत होती है, जैसे कि मान लो कोई सीमांत किसान है, तो उसके पास जो भूमि होती है ना, वो 1 हेक्टेयर तक होती है। कितनी होती है? 1 हेक्टेयर तक। ठीक है, 1 हेक्टेयर तक भूमि किसके पास होती है? सीमांत जोत वाले किसान के। और सीमांत जोत की जो हमारे कुल प्रतिशत है ना भारत में, ये 68% है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लघु जोत जो होते हैं, इनके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, लेकिन 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, कम भूमि होती है। ठीक है, इनके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि होती है, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। आगे मतलब 1 हेक्टेयर से तो ज़्यादा और 2 हेक्टेयर से कम अगर किसी के पास जमीन है, भूमि है, तो ऐसी ऐसी मतलब ऐसी जोत को हम क्या बोलते हैं? ऐसी जोत को हम लघु जोत बोलते हैं। ऐसे किसान को हम क्या बोलते हैं? लघु किसान बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो हमारे यहाँ इसका कितना आकार है, मतलब कितनी प्रतिशत है, ये पाई जाती है 10%। ठीक है, क्वेश्चन अब तक यही पूछा गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो वृहद जोत, तो वृहद जोत में वो किसान आते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कितनी? 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। और ऐसे 10 हेक्टेयर वाले जो किसानों की हमारे प्रतिशत है,
वो 4.98% है। ठीक है, 4.98% है। चूंकि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जो बृहद जोत है ना, बृहद जोत, इनमें लगातार कमी आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि साथियों, अगर मान लो कि किसी का खेत बड़ा है ना, तो यहाँ खाद, पानी, बीज और सिंचाई, इसके जो साधन होते हैं वो आराम से दे सकते हैं। वहीं अगर किसी के खेत छोटे छोटे हैं, तो मान लो किसी का एक खेत यहाँ है, किसी का एक खेत यहाँ है, किसी का एक खेत यहाँ है, तो इनमें पैदावार में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तेजी से कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये इसका जो डाटा है, ये डाटा आप याद रखें। बाकी एक चीज़ और बता दें हम कि मोदी सरकार ने एक स्कीम निकाली थी कि किसानों की आय कितनी करनी है, दुगनी करनी है। किसानों की आय दुगनी करनी है। अब ये हुई या नहीं वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्पज से पूछ सकता है कि जो किसानों की आय दुगनी करने की जो बात कही गई थी, इसके लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो इसके लिए जो समिति गठित की गई थी, उस समिति का नाम था साथियों दलवई समिति। दलवई समिति। अब दलवई समिति को 2019 के पेपर में पूछ चुका है। तो किसानों की आय दुगनी करने का जो एक्ट है, या जो भी परियोजना है, जो भी योजना है, आप उसे अच्छे से पढ़ लें। बाकी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको की पॉइंट में करा दूंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखें कि शायद क्वेश्चन रिपीट कर ले, या फिर इसमें कोई और चीज़ डाल दे, या फिर हो सकता है कि सम्मिलित वाले क्वेश्चन में डाल दे। मतलब किसी न किसी में ही डालने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग योजना भी रही है मोदी सरकार की। तो साथियों, ये हमारी आज यूनिट 7 भी समाप्त हो गई। ठीक है, यूनिट 8 होगी शायद ये। ठीक है, क्योंकि हम माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और तुम्हारी की पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, 1 2 3 4 5 6, और इंडियन इकोनॉमी आज हमारा कंप्लीट हो गया। 7 यूनिट हमारी जो है कंप्लीट हो गई। और सॉरी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो हमारी 8 यूनिट जो है कवर हो चुकी हैं। 8 यूनिट हमारी कवर हो चुकी हैं। अब हमारी स्टैटिकल और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बचा है, जो कि हम अगले 4 से 5 दिन में कंप्लीट करा देंगे। और 5 सितंबर से 15 सितंबर तक हमारा की पॉइंट कोर्स चलेगा। ठीक है, की पॉइंट कोर्स, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट कराने वाला हूं आपको, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, इन क्लासों के साथ साथ आप हमारी की पॉइंट की क्लासों से भी जुड़ें। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों, इस की पॉइंट की क्लास के साथ साथ मैं एक दिन फर्स्ट पेपर और एक दिन सेकंड पेपर, इन दोनों का जितना भी करंट बनता है, ठीक है, मतलब पुराने एग्जामों को एनालाइज करते हुए जहाँ से भी क्वेश्चन करंट का बनता है, वो करंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो साथियों, लेते हैं विदा आपसे। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।